मनी व्यू फ्रॉम द टॉप के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है सबका। आज एक बहुत ही खास मेहमान को लेकर आया हूं मैं, जो 3 दशक से भारत के शेयर बाजार से जुड़े रहे हैं। राहुल सिंह, जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं टाटा म्यूचुअल फंड के, और बहुत ही वन ऑफ द फोरमोस्ट फंड्स है इंडिया का। पुरानी इनकी ट्रैक रिकॉर्ड है और राहुल कई जगहों पे काम कर चुके हैं और बहुत ही करीब से इन्होंने शेयर बाजार को देखा है, अलग अलग पहलू से। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आने के लिए। डेली हंट के जो 300 मिलियन जो दर्शक हैं, वो बहुत ही उत्सुक होंगे आपसे ये ज्ञान जानने के लिए कि शेयर बाजार में निवेश किस तरह से किया जाए। और बहुत आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल जो मेरा रहेगा राहुल, वो ये है कि आजकल इतनी वॉलेटिलिटी है बाजार में, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स हैं। लोग जब अपनी न्यूज़ कंज्यूम करते हैं, अखबार तो आजकल यंग लोग कम ही पढ़ते हैं, लेकिन जब भी अपना फ़ोन उठाते हैं तो बुरी खबर ही सुनते हैं। कहीं वॉर हो रही है, कहीं वॉर हो सकती है, कहीं रिसेशन हो सकती है। और किसी दिन 1,000 पॉइंट बढ़ जाता है बाजार, एक दिन 1,000 पॉइंट गिर जाता है। तो ऐसी वॉलेटिलिटी में जो एक यंग निवेशक है, शुरू करना चाहता है अपनी इक्विटी की जर्नी, उसको आप क्या राय देंगे? देखिए, जो पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस पे इनवाइट किया और आपके जितने भी ऑडियंस है उनको मुझे रीच करने का मौका मिला। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पहली बार या जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट में पहली बार इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए आई थिंक दो चीजें आपको समझनी चाहिए कि वॉलेटिलिटी जो है वो इक्विटी मार्केट्स में गिवन है। अगर आपको कोई ऐसा पीरियड मिलता है जिसमें कि वॉलेटिलिटी ना हो और मार्केट एक तरफा जा रहा हो, तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी का, इक्विटी का मतलब ही कि थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी ही रहेगी। दूसरी बात यह है कि वॉलेटिलिटी के बावजूद इक्विटी ही ऐसा एक एसेट क्लास है जिसमें आपको इन्फ्लेशन से 3, 4, 5% एक्स्ट्रा आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो आज इन्फ्लेशन 6% है, आपको 10 से 12% रिटर्न 3 से 5 साल का अगर हम दौरान देखें, तो 3 से 5 साल के दौरान आपको 10 से 12% सालाना रिटर्न मिल सकता है। तो ये दो चीजें अगर आप ध्यान में रखें, तो एक तो काम सबसे आसान हो जाता है। उसके बाद फिर देखिए, डिपेंडिंग कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप कितने यंग है, आपकी इनकम प्रोफाइल क्या है, आपकी इनकम कितनी सिक्योर है, या तो आप 10-12% से खुश रह सकते हैं, या फिर आप 20-25% को भी टारगेट कर सकते हैं। 20-25% रिटर्न इक्विटी में रिटर्न करने के लिए आपको रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा, वॉलेटिलिटी भी ज्यादा सहनी पड़ सकती है। तो जहां जहां तक आपके दिमाग में ये इक्वेशन और आपकी खुद की रिक्वायरमेंट अगर डिसाइडेड है या सेट है कि आपको कितने रिटर्न से खुशी मिल सकती है, 10-12 या 20-25, आप उस हिसाब से रिस्क ले सकते हैं। तो वॉलेटिलिटी की बात आप कह रहे थे कि ग्लोबल मार्केट्स की वजह से इंडियन मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है। देखिए, ये मैं मानता हूं कि पिछले 6 महीने में, और हो सकता है अगले 6 महीने में भी, वॉलेटिलिटी का जो ये दौर चल रहा है, ये चलते रहेगा। क्योंकि जो वर्ल्ड है वो एक बहुत दूसरे तरीके के दौर से गुजर रहा है। उसमें दो चीजें हो रही हैं, एक तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं जैसा आपने देखा होगा, और दूसरी बात है कि जियोपॉलिटिकली ऑल्सो कुछ रिस्क ऐसे हैं जिनको हमें प्रिडिक्ट करना मुश्किल। तो ये दो कारणों से हो सकता है अगले 6 महीने में भी इसी तरह का मार्केट रहे जहां पे वॉलेटिलिटी हाई रहे। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो इंडिया की जो इक्विटी मार्केट है उसमें काफी हमें चॉइस मिलती है। हमें काफी ऐसे सेक्टर्स मिलते हैं जो कि ग्लोबल मार्केट से ड्रिवन ना हो, केवल डोमेस्टिक से ड्रिवन हो, जिनका इंटरेस्ट रेट से ज्यादा रिलेशन ना हो। तो हमें काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इंडियन मार्केट में एक बहुत अच्छी चीज है कि हमें इतनी ब्रेड्थ और इतनी विड्थ मिलती है कि हम एक पोर्टफोलियो, और हमें एक तरीके का पोर्टफोलियो बना सकते हैं जहां फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को भी मैं ये बोल सकूं कि भाई, आपको मैं 10 से 12% रिटर्न वॉलेटिलिटी के बावजूद, हो सकता है आपको मैं रिटर्न जनरेट करके दे सकूं। तो ये एक खूबी है
इक्विटी एसेट क्लास में और इंडियन इक्विटी एसेट क्लास में कि आप पोर्टफोलियोज या कुछ डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स या कुछ डिफरेंट टाइप के फंड्स ऐसा चूज करें जिसमें कि आपकी वोलेटिलिटी कम हो जाए और आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो फिर भी ठीक ठाक मिले। थोड़ा मैंने लंबा आंसर दिया, बट नहीं नहीं, बहुत 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 आपका क्वेश्चन भी अच्छा किया काफी। आपने कि ठीक से समझाया। और एक और मेरा प्रश्न है, आप सीईओ हैं, सीआईओ हैं, और आपकी पूरी टीम है फंड मैनेजर्स की राहुल, जो दिन रात ऐसी अपॉर्चुनिटीज खोजते हैं बाजार में जिनसे कि जैसे आपने कहा निवेशक को अच्छे रिटर्न्स मिल सके। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है आजकल, और ये डेटा भी आया है कि हालांकि डेवलप्ड कंट्रीज में इकोनॉमी पर काफी भार आया हुआ है आजकल, लेकिन कईयों का कहना है कि भारत की जो ग्रोथ है अगले 5 साल 10 साल में बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। ये कई जो एक्सपर्ट्स हैं, ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं, ये सब कह रहे हैं ऐसा। क्या आप भी मानते हैं कि अगले 5 से 10 साल में, इसलिए लंबी अवधि ले रहा हूं क्योंकि जो कोई यंग दर्शक है, डेली हंट के बहुत यंग ऑडियंस है, तो ये लोग जब निवेश करें तो 5 10 15 साल सोच के करें, ना कि केवल 1 2 साल। तो अगले 5 से 10 साल का अगर हम एक टाइम फ्रेम लें, तो क्या आप मानते हैं कि ये भारत के लिए एक बहुत अच्छा पीरियड होगा? और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा पीरियड होगा, भारत की बिजनेसेस के लिए अच्छा पीरियड होगा, तो निश्चित रूप से भारत के शेयर बाजार के लिए भी अच्छा पीरियड होगा। क्या आप मानते हैं इस बात? देखिए, मौका तो बहुत सुनहरा है, क्योंकि पिछले 10 साल या पिछले 20 30 साल में अगर मैं देखूं तो भारत की जो इकॉनमी है वो ज्यादातर कंजम्पशन पे चली है, और जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स रहे हैं वो घूम फिर के आईटी सर्विसेज और फार्मा तक ही सीमित रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में हमारा इतना ज्यादा योगदान नहीं रहा है। क्योंकि चाइना एक तरफ काफी एग्रेसिवली ग्रो किया, चाइना ताइवान इन कंट्रीज को अगर मैं देखूं कि जो स्केल है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में वो काफी ज्यादा आगे पहुंच चुकी है। अब दो तीन चीजें हुई हैं पिछले 2 3 साल में जिसकी वजह से ये जो सुनहरा मौका जो हमें मिल रहा है वापस भारत को एक देश के बदौलत एक एक जो एक और दूसरा मौका जो मिल रहा है, अगर मैं उसको बोलना चाहूँ, जो कि हम एक्सपोर्ट मार्केट को कैप्चर करने का, वो 2 3 कारणों से हो रहा है। एक तो कोविड की वजह से चाइना प्लस वन जो स्ट्रेटेजी तो थी, चाइना प्लस वन जो एक थीम चला था कि हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हर कंपनी जो ग्लोबल है वो चाइना के अलावा एक और सपोर्ट, एक और सप्लाई बेस ढूंढ रहा है आज के दिन, और उसमें इंडिया एक काफी अच्छा ऑप्शन उभर के आ रहा है। तो तो वो एक जो मौका है वो अभी काफी क्लियर दिख रहा है। पहले ये केवल जो हम बात करते थे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये ज्यादा एक स्लोगन था, ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था। अब जो है कोविड के बाद और पीएलआई स्कीम्स आने के बाद अब जो है ये मेक इन इंडिया को मैं कन्वर्ट होता हुआ देख रहा हूँ। और काफी सेक्टर्स में पहले तो ये शुरू हुआ असेंबली लाइन से, अब जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में मैं देख रहा हूँ कि काफी सारी कंपनीज इंटरेस्टेड हैं, बड़े ग्रुप्स भी इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि रिलायंस, अडानी, टाटास, ये सब लोग पीएलआई स्कीम्स का फायदा उठा के नया यूनिट्स लगाने की प्लान बना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, और ये चेंज जो है ये आपको इसका रिजल्ट 2 3 साल में नहीं दिखेगा, ये चेंज तो अभी होना शुरू हुआ है। ये आपने जैसे बात की है 5 से 10 साल की ये जो है चेंज है, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इंडिया में एकदम डीफोकस हो गया था एक तरीके से मैं बोलूँ पिछले 10 साल से, वो अब वापस फोकस में आ रहा है, और वहीं पे जॉब्स क्रिएट होती है। इकोनॉमी के लिए बेस्ट है, केवल कंजम्पशन के बदौलत इकोनॉमी नहीं चल सकती, क्योंकि अगर आप केवल कंजम्पशन के जरिए कि भाई हमारी इतनी पॉपुलेशन है, हम कंज्यूमर इकोनॉमी है, अगर हम उसके बदौलत ही हम 7% जीडीपी ग्रोथ रेट हमेशा ढूंढते रहेंगे तो वो नहीं आ सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके इन्फ्लेशन क्रिएट करती है और फिर हम वापस 4% 5% जीडीपी ग्रोथ रेट पे आ जाते हैं। तो अगर हमें एज अ कंट्री अगर हमें 7% जीडीपी ग्रोथ रेट रखना है अगले 5 साल 10 साल में, तो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा हाथ में कोई शक नहीं है। तो एक तो ये कारण हुआ कि चाइना प्लस वन में हम
हम पीएलआई के जरिए काफी फायदा उठा पा रहे हैं। दूसरा एक और जो मौका मिल रहा है जियो पॉलिटिक्स की वजह से, और स्पेशली जो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो एनर्जी प्राइसेस जो बढ़ गई हैं यूरोप में, स्पेशली दैट यूरोप का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर था, यूरोप की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी या जो बेस था, उसकी जो कॉस्ट अब बढ़ने के बाद पूरे वर्ल्ड में आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी है कि कुछ चीजों में जहाँ पे हम हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटी अच्छी है, हम यूरोप से compete कर सकें। और ये मैं देख रहा हूँ आज के दिन में इंजीनियरिंग में मुझे दिख रहा है, केमिकल्स में तो खैर काफी दिनों से चली आ रही है, लेकिन हमें मुझे इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स में मुझे ये होता हुआ दिख रहा है। और भारत को एक अपॉर्चुनिटी है कि इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में हम इस मौके का फायदा कैसे उठाएं। और मुझे लगता है कि पिछले 2-3 साल में गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज हो रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी जो अगले 10 साल के लिए उन्हें दिख रही है, उन्हें कैपिटलाइज करने के लिए सारा जो एक, मैं समझता हूँ कि एक जोर लगा दिया गया है। और ये बहुत क्रिटिकल है अगर हमारी इकोनॉमी को 7% ग्रो करना। और अब अगर हमारी इकोनॉमी 7% ग्रो करेगी, आप उसमें इन्फ्लेशन ऐड कीजिए 4-5%, तो 11-12% आपकी जो है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट हो गई। और इक्विटी मार्केट्स में अगर अच्छी कंपनीज हैं तो वो केवल नॉमिनल जीडीपी पे ग्रो नहीं करेंगी, वो उससे ज्यादा भी ग्रो कर सकती है। फिर भी मैं समझता हूँ 12 से 15% की जो रिटर्न्स इक्विटीज में, अगर सब कुछ ठीक ठाक गया तो 12 से 15% की हमें रिटर्न्स सालाना मिल सकती है अगले 5 से 10 साल में, जो कि काफी बड़ा काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है इफ यू टेक द कंपाउंडिंग इफेक्ट। राहुल, एसआईपी एक ऐसी चीज है जो अब काफी पॉपुलर हो गई है और मेरे ख्याल से अब लोग उसे अपनाने लगे हैं। हालांकि जो आज का मंथली हमारा नंबर है, रिकॉर्ड तो तोड़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी 13,000 करोड़ है, जो भारत की साइज और लोगों की हाउस होल्ड सेविंग को नजर रखते हुए बहुत कम है। लेकिन फिर भी एक अच्छे रास्ते पर हम चल रहे हैं एसआईपी की ओर। एक दुविधा जो निवेशकों के मन में रहती है वो ये रहती है कि हम शुरुआत कैसे करें अपनी इन्वेस्टमेंट। कई कैटेगरीज हैं, कई अलग अलग स्कीम्स हैं, 50 के करीब म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, काफी रैशनलाइजेशन की है सेबी ने, लेकिन फिर भी कई कैटेगरीज हैं और कोई भी निवेशक जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। हालांकि हम हमेशा कहते हैं, आप भी कहते हैं कि किसी अच्छे एडवाइजर को पहले खोजिए, फिर आप अपनी जर्नी शुरू करिए। लेकिन आजकल ये भी माहौल है कि सब डू इट योरसेल्फ, खासकर यंग लोग करना चाहते हैं अपने आप ही, और रिसर्च खुद करना चाहते हैं। मोबाइल पे ऐप्स हैं जिससे कि बहुत आसान हो गया अब तो म्यूचुअल फंड खरीदना। तो किस कैटेगरी, प्रोडक्ट तो नहीं पूछ सकता आपसे, लेकिन किस कैटेगरी आपके मुताबिक एक अच्छी कैटेगरी हो सकती है एक निवेशक के लिए, छोटे निवेशक के लिए अपनी जर्नी शुरू करने की? देखिए, निवेशक के रिस्क एपेटाइट को देखते हुए 2-3 कैटेगरी में बोल सकता हूँ, क्योंकि एक कैटेगरी हर इन्वेस्टर को फिट नहीं कर सकता। लेकिन आज के दिन में और आज के माहौल देखते हुए, जैसा मैं बोल रहा था कि हो सकता है अगले 6-9 महीने भी वोलेटिलिटी रहे, मुझे लगता है कि जो हाइब्रिड कैटेगरी फंड्स हैं, में की इक्विटी और डेट डायनेमिकली चेंज हो सकती हैं वैल्यूएशन देखते हुए। जैसे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक बड़ी कैटेगरी है और काफी पॉपुलर कैटेगरी हो गई है, और मेरे ख्याल से ये काफी आसान कैटेगरी है समझने के लिए। और इसमें जो फर्स्ट टाइम निवेशक है उसके लिए तो काफी पीस ऑफ माइंड भी रहता है, क्योंकि वैल्यूएशन को देखते हुए हम इक्विटी का प्रपोर्शन इसमें समझिए 40 से लेके 80% तक हम चेंज कर सकते हैं इक्विटी का प्रपोर्शन। और आज का जो मार्केट है जो कि इतना वोलेटाइल रहने वाला है, अगर तो ये एक कैटेगरी जो है एक मस्ट हैव कैटेगरी हो जाती है। मतलब ये तो आपके पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए। आप भले ही इसको 25% रखें अपने पोर्टफोलियो में, या 30% या 50% या 60%, लेकिन ये मेरे हिसाब से 30 से 50% आज की जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये कैटेगरी होनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें डेट भी मिलेगा और डेट में भी रिटर्न्स बढ़ रही हैं अभी। तो आपको
हो सकता है इक्विटी की सारी रिटर्न्स नहीं मिले 10-12% रिटर्न, लेकिन आप रिस्क भी कम ले रहे हैं। तो अगर आपको रिस्क एडजस्ट करके 8-9% रिटर्न मिल जाता है तो ये काफी अच्छा एक प्रोडक्ट है, सेफ प्रोडक्ट है, और मौके का फायदा भी उठाता है। अगर मार्केट करेक्शन होती है तो इक्विटी प्रपोर्शन बढ़ जाती है। तो ये कैटेगरी जो मैं बोलूंगा कि मस्ट है कि भी इन्वेस्टर, स्पेशली फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए। दूसरी जो कैटेगरी मैं बोलूंगा वो है लार्ज एंड मिड कैप या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, क्योंकि ये कैटेगरी में आपको पूरे मार्केट की ब्रेड्थ मिलती है। आज क्या हो रहा है मार्केट में कि इकोनॉमी जिस दौर से गुजर रही है, जैसा मैं बोल रहा था, केवल आपकी कंज्यूमर स्टॉक्स अच्छे नहीं कर रहे हैं, केवल आईटी स्टॉक्स अच्छा नहीं कर रहे हैं, और केवल बड़े बैंक्स अच्छा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे छोटी छोटी कंपनियां, जो छोटे बैंक समझ लीजिए, या छोटी कंज्यूमर कंपनीज, या छोटी मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड इंडस्ट्रियल कंपनीज जो हैं, ये सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कि अगर इंडिया का जो परफॉर्मेंस अगले 4-5 साल में 6 से 7% जीडीपी ग्रोथ रेट होना है, और वो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट से ड्रिवन होना है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये काफी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये वाइड डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हमें फायदा उठाना है तो हमें ऐसे फंड में रहना पड़ेगा जो केवल लार्ज कैप में ना, जो मिड और स्मॉल कैप में भी रहे। तो इसके दो तरीके हैं, या तो एक आप लार्ज कैप फंड ले लीजिए और एक स्मॉल कैप फंड ले लीजिए, वो एक तरीका हुआ। दूसरा, आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड ले लीजिए, जिसमें कि आपको सारा स्पेक्ट्रम मिलता है। मेरे हिसाब से आज हमें ऐसे फंड में इन्वेस्टेड करना चाहिए जिसमें आपको सारा स्पेक्ट्रम मिले, केवल लार्ज कैप। तो अगर मैं देखूं कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक कैटेगरी हो गया, और एक लार्ज एंड मिड कैप हो गया, या मल्टी कैप हो गया, तो ये आपकी दोनों कॉम्बिनेशन काफी अच्छी स्ट्रांग हो जाती है। तीसरा जो कैटेगरी मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगले 3 साल में, और ये ये समझना जरूरी है कि अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, वैल्यू सेगमेंट जो होता है, हमारे जो डीप वैल्यू सेक्टर या वैल्यू सेगमेंट, या ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस प्राइस की टाइप की जो फंड्स होते थे, वो फंड्स भी काफी अच्छा कर सकते। तो मैं बोलूंगा कि एक वैल्यू फंड भी आप कंसिडर कर सकते। तो ये 2-3 फंड्स में अगर आप अपना एलोकेशन रखें और शुरुआत यहाँ से करें, हो सकता है केवल आप बैलेंस एडवांटेज फंड से शुरुआत करें अगले 6 महीने के लिए, क्योंकि अगले 6 महीने में शायद ज्यादा वॉलेटिलिटी, और 6 महीने में जब आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए और आपने वॉलेटिलिटी को आपने देख लिया है, वॉलेटिलिटी आपके पीछे है, तो फिर आप मल्टी कैप और दूसरी कैटेगरीज में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दो तीन तरीके हैं आई थिंक इस मार्केट को नेविगेट करने के। बहुत मुश्किल नहीं है, आपको सिंपल रखना है। आपकी पोर्टफोलियो आपको सिंपल रखनी है, स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइम शुरू करें। आजकल राहुल काफी एनएफओज आ रहे हैं, न्यू फंड ऑफर्स जिनको कहते हैं, और एक निवेशक को आप क्या एडवाइस देंगे कि एनएफओ में कब और कौन सी स्थिति में निवेश करना चाहिए? क्योंकि जब एनएफओ आते हैं बहुत एडवर्टिजमेंट होती है, और निवेशक वैसे भी हमारे देश में टेंडेंसी ये रही है अब तक कि जितनी ज्यादा स्कीम्स ले लीजिए उतना ही ठीक है। कोई कह देता है ये और एक स्कीम ले लीजिए, तो लोगों ने बहुत बहुत स्कीमें ले रखी हैं। लेकिन जब ये एनएफओज देखते हैं लोग, तो निश्चित रूप से लगता है कि अरे ये बहुत अच्छी स्कीम है, मैं इसमें भी पैसे डालूं। तो कौन सी स्थिति में एनएफओ लेना चाहिए एक निवेशक को? क्योंकि एक तरफ हमेशा कहते रहे हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पास परफॉर्मेंस देखिए, लेकिन कई नई फंड हाउसेस भी हैं जो ऑब्वियसली पहली अपनी स्कीम्स लॉन्च करेंगे। लेकिन एनएफओ को कैसे तोला जाए? किस किस स्थिति में एक निवेशक को एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, एनएफओ एएमसी का जो बिजनेस है, उनका काम है चॉइस देना, कि आपके पास बैलेंस एडवांटेज फंड हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, कोई ऐसे फंड्स हो जो पहले एक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो, जिनको हम थीमेटिक फंड्स बोलते हैं। सो चॉइस अवेलेबल होनी चाहिए। किसी भी इन्वेस्टर के लिए वो चॉइस इंपॉर्टेंट है, और जैसे जैसे इन्वेस्टर एक्सपीरियंस होते जाता है और सोफिस्टिकेट होते जाता है, वो तीन फंड कैटेगरी से 5 से 10 उस हिसाब से क्रिएशन होती है।
लेकिन एनएफओ की जहां तक आपने बात की, एनएफओ देखिए, एनएफओ दो तीन तरीके के होते हैं। एक तो एग्जिस्टिंग कैटेगरी में अगर कोई नई कंपनी एनएफओ ला रही है तो फिर आपको उसकी ट्रैक रिकॉर्ड तो देखनी चाहिए कि, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उस कैटेगरी में और कुछ तो 10-15 साल से चल रहे हैं, तो उनकी ट्रैक रिकॉर्ड आप देख के आप उन फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनएफओ में जस्ट बिकॉज 10 रुपए में एनएफओ आ रही है डजंट मीन कि वो सस्ती है। अल्टीमेटली मार्केट से ड्रिवन ही रहेगी है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं या एनएफओ में इन्वेस्ट करते हैं, अगर दोनों में परफॉर्मेंस एक जैसा रहा तो आपको रिटर्न भी एक जैसे। तो एनएफओ में स्पेशली इन्वेस्ट करने का कोई खास जो है मैं समझता हूँ फायदा नहीं होता है। लेकिन एएमसी आपस में compete करती हैं, किसी के पास ये एक फंड नहीं है, किसी के पास कोई और एक फंड नहीं है, तो वो फंड्स लॉन्च करके अपना प्रोडक्ट पूरा जो है कंप्लीट करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एज एन इन्वेस्टर आप हर एनएफओ को देख के उनसे इन्फ्लुएंस, क्योंकि उस कैटेगरी, अगर आप एग्जिस्टिंग, फॉर एग्जांपल अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक और एनएफओ आ रही है फॉर एग्जांपल, या बैलेंस एडवांटेज फंड में एक और एनएफओ आ रही है, तो इस कैटेगरी में ऑलरेडी 20-25 फंड्स हैं और आपको बस ये करना है कि आपको 20-25 फंड्स के परफॉर्मेंसेस को मॉनिटर करना है और देखना है कि कहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड 5 साल 10 साल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और वहां पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एनएफओ, हर एनएफओ का कोई के पीछे भागना वाइज चीज नहीं है। अगर कोई एनएफओ बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंशिएटेड है, जो कि किसी और के पास नहीं है, तो उसे कंसिडर करना चाहिए। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए वो अभी वो इतना रेलेवेंट नहीं होगा। जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है उनके लिए वो रेलेवेंट होता है, जो बहुत ही डिफरेंट टाइप की थीम आती है या पैसिव स्कीम्स आ रही हैं, आजकल बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं, तो वो उनके लिए ज्यादा मायने। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सिंह जी, और थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत अच्छे से आपने समझाया हमारे दर्शकों को कि किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, और आपके ऊपर अब निर्भर है कि आप इस भारत की स्टोरी में किस तरह से पार्टिसिपेट करें, वॉलेटिलिटी को अपना मित्र बनाएं और उससे डरे ना। कई विकल्प बताए आपने राहुल के किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विवेक, और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरी आंसर से कुछ तो फायदा पहुंचेगा आपके। बहुत फायदा पहुंचेगा राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली बार जल्द फिर बात होगी आपसे।